चलिए अब सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड निकाल रहे हैं। अभी मैं जितने भी अभी शुरुआत में जो लूँगा वो यूनिफॉर्म ही लूँगा, मतलब एक समान ही रहेगा सभी में मास, ठीक है। जो नॉन यूनिफॉर्म होंगे उनके मैं क्वेश्चन अलग से करा दूंगा आपको। अभी यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो यूनिफॉर्म रॉड इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है। इसका मास m है और लेंथ l है, तो इसका सेंटर मास कहाँ आएगा ये हमें पता करना है, ठीक। ऑल्दो हमें पता है कि कहाँ है इसका सेंटर मास, बिल्कुल सेंटर पे है, ये तो पता ही होता है, लेकिन फिर भी इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखो क्योंकि इसकी सिमेट्री है, तो सिमेट्री है तो इसका मतलब इसका y सेंटर मास क्या होगा, 0 होगा, x में ही लाई करेगा, तो केवल x की बात करेंगे। तो इसको मैं 0 मान लेता हूँ, 0 0, y तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये सिमेट्री ऐसा हो रहा है, तो इसी लाइन में लाई करेगा। खैर ये भी मान लो कि ऊपर है ही नहीं, बहुत ही पतला सा है, तो y सेंटर मास नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से x डिस्टेंस पे जाकर एक dx एलिमेंट ले लोगे, ठीक है। तो ये जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये आपको याद रखना है, किसके लिए करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए यही तरीका करेंगे। वैसे तो इसमें l/2 आएगा, ये हमें पता भी है। तो dm क्या लिखोगे, dm, तो उसके पहले आपको लैम्डा चाहिए होगा, तो लैम्डा dx। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास को लेंथ से डिवाइड कर लो, तो ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अगर ये एक समान नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो फिर m/l नहीं आएगा, वो कुछ और ही आएगा, लैम्डा चेंज होता रहेगा। तो फिर आपको यहाँ से शुरू करना है, जो मैं कर रहा हूँ, तो लैम्डा dx। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, m/l dx। तो चलो dm तो हो गया, फिर क्या चाहिए, y, ये dm x आएगा यहाँ पे, तो x ही रहा, y इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो x सेंटर ऑफ मास क्या लिखेंगे, x सेंटर मास इज इंटीग्रेशन dm x बाय इंटीग्रेशन dm, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा था अगर यूनिफॉर्म होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो इसको मैं बाहर ही ले लेता हूँ, इसको बाहर ले लिया 1/m। अब dm की जगह क्या लिखोगे, m/l, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो m/l इंटू dm आ गया, m/l dx, ये आ गया dm। अब x की जगह x रख दो, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो x आ जाएगा। तो चलो x सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास 1/m बाहर आ चुका है, 1/m बाहर आ चुका है। अब m/l भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ गए, तो m/l भी बाहर आ गए, अंदर क्या रह गया, केवल x dx। अब आप लिमिट लगा दो, 0 से लेकर कहाँ लेके चलना है, l तक, ऐसे 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 छोटे 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 मासेस को आपको कहाँ तक जोड़ लेना है, l तक। तो x इक्वल्स टू l तक लेके जाना है, mm कैंसिल हो गए, तो ये 1/l आ गया। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x²/2। इसकी लिमिट रख दो 0 से l, तो l की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, l²/2l, l और l कैंसिल हो गए, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, l/2। तो ये तो हमें पता भी था कि सेंटर पे ही लाई करेगा, तो मैं इसमें बहुत नई बात कुछ नहीं सिखाया बस ये कि कैलकुलेट कैसे करेंगे अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ठीक है, इसको आप लिखो, लिख लिया होगा आपने। अब मैं नॉन यूनिफॉर्म के लिए लेके चलता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल लेते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू 3x, ठीक है। तो ऐसे वेरी कर रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मास भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 3x दिया गया है और मास m है, टोटल मास m और l ऐसा ही है कुछ, ठीक है, लैम्डा दिया हुआ है। अब आप शुरू करोगे यहाँ से, सब कुछ वैसा ही शुरू होगा, तो dm क्या लिखोगे, dm लिखोगे लैम्डा dx। अब लैम्डा क्या होगा, 3x dx। तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन dm निकालना पड़ेगा, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dm क्या हो गया, इंटीग्रेशन 3x dx, ठीक है, ठीक है। देखिए
अब आपको क्या करना है, ऐसा एक और बात बता देता हूँ कि इसकी यूनिट है kg पर मीटर, ताकि एक मीनिंगफुल बने, ठीक है। अब x की वैल्यू 0 से लेकर l तक लेके जाना है, तो 3x² / 2 लिमिट 0 to l, तो 3/2 l², dm आ गया। अब आते हैं इधर, इस फॉर्मूले पे आते हैं ना, तो x सेंटर मास कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm x बाय इंटीग्रेशन dm, ठीक है। तो dm का कितना हो गया, 3/2 l², 3/2 l², सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, dm तो यहाँ है ना, ये dm है, तो ये हो गया 3x dx इंटू x, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन, 3 को बाहर ले लिया, बाय इंटीग्रेशन dm का आंसर आप निकाल चुके हैं 3/2 l², तो इसको लिख देंगे 3/2 l²। अब इसकी बारी 0 से लेकर l तक, तो ये 3 कैंसिल हो गए, 2 चल गया ऊपर, तो 2/l², और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये x² dx हो गया, है ना, x² dx 0 to l, तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ बच्चों, x³/3, है ना, x³/3 लिमिट 0 से l, l रखोगे l² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 2/3 l, ये आ गया, है ना, l³ होगा यहाँ पर, ये l² काट के इसको l बना देगा। इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो l/2 पर नहीं आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है 2/3, इसका मतलब थोड़ा सा इधर आएगा, इसका मतलब 2/3l यहाँ से आएगा, इस जगह से 2/3l होगा, ठीक है। तो आपको साफ दिख रहा है कि वो उस कोने में थोड़ा ज़्यादा झुक गया है, होना भी चाहिए, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करोगे क्या 0.6l होगा और ये 0.5l है, तो होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे मास बढ़ रहा है, इसका मतलब उस कोने की ओर इधर इधर जाते जाते मास ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करेंगे सेंटर मास अगर नॉन यूनिफॉर्म दिया जाए तो, ठीक है। तो यूनिफॉर्म का आपको याद रखना है, नॉन यूनिफॉर्म का आपको तरीका याद रखना है कि कैसे करेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है ये, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है। चलो नोट डाउन। तो द नेक्स्ट बॉडी इज यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। अगर ये रिंग होता तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके बिल्कुल सेंटर पे होता है, बट ये हाफ रिंग है ना। तो सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म है, लेकिन अब देखो मैं जितने भी आगे बॉडीज लेने वाला हूँ सब यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म ही चलेगा, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। तो देखिए कैसा होता है, ये एक रिंग है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म शेप की है, तो इसकी कुछ अपनी कुछ थिकनेस है, ताकि इसको अपन ले सकते हैं कुछ मास इसमें, है ना। तो ऐसे ले लिया, तो m मास का है और r रेडियस का है, इसका आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर ये कंप्लीट होता तो कहाँ होता है सेंटर पर, अगर आपने नीचे वाला हटा दिया तो ये किधर शिफ्ट होगा, जिधर मास ज़्यादा है तो ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ऊपर आएगा सेंटर ऑफ मास, एक बात। दूसरी बात, जब आप इस पे देखोगे तो अभी भी इसमें सिमेट्री है ना, अभी भी इसमें सिमेट्री है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन में आने वाला है, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में आएगा। इसका मतलब इसका x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अगर x और y ऐसे डिफाइन कर दूं मैं, तो x सेंटर ऑफ मास क्या होगा इसका 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसमें ही आने वाला है, इसी लाइन में आने वाला है, ठीक है, इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि सिमेट्री है ना, सिमेट्री है तो इसी लाइन पर आएगी, ठीक है। तो चलो फिर मैं केवल y सेंटर मास ही निकालूंगा। कैसे करेंगे देखो, अब इसमें कुछ इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन से पहले आपको क्या समझना है वो देखिए, यहाँ से थीटा एंगल पर एक डी थीटा एलिमेंट निकाल लो, डी थीटा ये वाले को निकाल लो। तो ये बहुत ही छोटा है, मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया है, ठीक है। तो ये रेडियस है r, ये रेडियस है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी
आर डी थीटा। ठीक है, आया समझ? अब समझो बात ध्यान से, ये एक डीएम है, क्या है? डीएम। तो डीएम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो डीएम की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लैम्डा डिफाइन करना पड़ेगा। तो लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना है? एम। लेंथ क्या होगी इसकी? तो ये वाली लेंथ होगी, तो ये हो गया पाई आर। ठीक है, अब डीएम कैसे लिखोगे? डीएम, डीएम इक्वल्स टू लैम्डा डीएक्स। डीएक्स क्या है? आर डी थीटा। तो ये क्या बन गया? लैम्डा आर डी थीटा। ऐसे ही रहने दो। यहां से आप एम को क्या लिख सकते हो? लैम्डा पाई आर लिख सकते हैं ना एम को। ठीक है, अब सुनो, इस डीएम का y क्या है? यही तो y होगा, है ना? तो व्हाट इज दिस y? दिस y r, ये थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है? r साइन थीटा होता है। तो ये r साइन थीटा है, ये क्या है? y है। अब आपके पास तैयार हो चुका है सारा चीज। क्या लिखते हैं? y सेंटर ऑफ मास को कैसे लिखते हैं? इंटीग्रेशन dm इंटू वाई बाई इंटीग्रेशन dm। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक जैसा है, हर जगह एक समान है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? m हो जाएगी कंप्लीट। तो 1/m लिख सकते हो आप। तो m को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा पाई आर। ठीक है, तो इसको इसके जगह लिख देंगे 1/m। m को बाद में रिप्लेस कर देंगे। y की वैल्यू क्या है? y लिख लेते हैं यहाँ पर, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ठीक है, तो dm की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, लैम्डा आर डी थीटा, और y की जगह क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसके जगह मैं लिख दूंगा ये वाली वैल्यू, लैम्डा पाई आर, और यहां से लैम्डा आर को, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो लैम्डा आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, आर स्क्वायर हो गए, बाई लैम्डा पाई आर, यहां से। तो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये काट सके, ये कट गए। अंदर क्या रहा? साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट लगाएंगे। देखिए थीटा आपने शुरू कहां से किया? यहां से। तो ये वाले मास को लेना शुरू करोगे ऐसे, उसके बाद ऐसे लेते 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 कंप्लीट कहां तक पहुंच गए? यहां तक। तो इसकी लिमिट क्या रखोगे? लिमिट रखेंगे 0 से पाई। आगे समझ? तो ऐसे निकलेगा y सेंटर मास। तो देखो इधर क्या बचा? इधर r और पाई बचा, है ना? अब केवल इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो गया r बाई पाई, और इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस थीटा 0 से पाई। चलो रख दो, क्या आएगा देखते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r बाई पाई माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0। कॉस 0 क्या है? कितना हो गया? 1। माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा? -1। माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। तो 2r बाई पाई, ये आ गया y सेंटर ऑफ मास। आ रहा है समझ? हाँ, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यहां से कितने ऊपर पे होगा? इधर होगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर कितने दूरी पर? 2r बाई पाई पर। ये हो गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक बात समझ लो, अगर इसी पे मैं और क्वेश्चन पूछता आपसे, सपोज ऐसे पूछता कि एक क्वाड्रेंट जैसा रिंग है जिसका रेडियस और मास गिवन है, ठीक है, ऐसे, ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सेंटर मास कहाँ होगा, तो इसमें क्या अंतर है? आप इंटीग्रेशन तो ऐसे ही शुरू करोगे, पर आकर कहाँ रुक जाओगे? π/2 पर। ठीक है, लेकिन इससे केवल y सेंटर मास आएगा, पर अगर इसके सिमेट्री देखो ध्यान से, तो इसकी सिमेट्री ऐसी है, ऐसी है। इसका मतलब वो इस पर ही लाई करेगा सेंटर मास,
समझ में आ रहा है? इस पर लाई करेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर आने वाला है, इस लाइन पे आने वाला है, इसका मतलब इस पे क्या क्या आ रहा है, इस पर x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, दोनों आ रहा है, y सेंटर मास और x सेंटर मास। तो y सेंटर मास तो चलो इस नियम से आपने निकाल लिया और लिमिट लगा दिया π/2, लेकिन x सेंटर मास कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे क्या करना होगा। x सेंटर मास के लिए आपको ये वाली दूरी चाहिए होगी, जैसे आप यहाँ पे ऐसे शुरू करोगे ना, तो आपको ये वाली दूरी चाहिए होगी, ये। तो ये दूरी क्या है, r cos थीटा है। तो जब x सेंटर मास निकालोगे तो बस यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा बस। तो इसको लिखोगे 1/m लैम्डा r d थीटा इंटू r cos थीटा, और 0 से π/2 तक, ठीक है। और y सेंटर मास कैसे लिखोगे, y सेंटर ऑफ मास इज 1/m इंटीग्रेशन लैम्डा r d थीटा इंटू r sin थीटा, कहाँ से, 0 से π/2 तक, ठीक है। ये हो गया। अब इसको करने का एक और मेथड भी है, मैं अभी आपको बताता हूँ, पर ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे एक्स सेंटर मास निकालेंगे। तो एक्स सेंटर मास के लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये वाली डिस्टेंस है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाली डिस्टेंस है। तो जब आप एक्स सेंटर मास निकालते हैं तो यहाँ पे एक्स आता है, और जब वाई सेंटर मास निकालते हैं तो यहाँ पे वाई आता है। लिमिट 0 से π/2 लगाओगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। देखिए इसको करने का जो डिफरेंट मेथड है उसके लिए एक डेरिवेशन दिखाता हूं मैं आपको, कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन आर्क, केवल एक आर्क का सेंटर मास कैसे निकालेंगे। जैसे ये है, ऐसा है, ठीक है, इसका सेंटर मास कैसे निकालेंगे। तो ये जो आर्क है, ये मान लो यहां पर एंगल बना रहा है ऐसे 2 अल्फा, कितना बना रहा है, 2 अल्फा। इसके रेडियस क्या है r, मास क्या है m, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले सिमेट्री ढूंढोगे तो आपको पता चल जाता है कि सिमेट्री तो यहाँ ही आ रहा है। इसका मतलब सेंटर मास इसी लाइन पर लाई करेगा, ठीक है, इस लाइन पर लाई करेगा। तो मैं सिर्फ इसी के लिए इसी के आसपास इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक थीटा एंगल पर डी थीटा एलिमेंट ले लूंगा, डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, ठीक है, आर डी थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक्स सेंटर मास चाहिए, तो एक्स सेंटर मास के लिए आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसका एक्स सेंटर मास तो यही है ना, ये है। तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये क्या बनेगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर आप निकालते हैं तो एक्स सेंटर मास कैसे लिखेंगे, एक्स सेंटर मास इज इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स बाय इंटीग्रेशन डीएम, ठीक है। अब चलो डीएम की वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से। अगर 2 अल्फा में एम मास है तो आप कितना एंगल लिए हो, डी थीटा एंगल लिए हो, डी थीटा। तो फिर डी थीटा में कितना मास होगा, यही तो हुआ है ना, पूरे 2 अल्फा में इतना था। तो क्या लिखेंगे, m/2 अल्फा इंटू डी थीटा, यही हो गया आपका dm, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, x, तो x कितना हो गया, r cos थीटा, ठीक है। चलो, तो टोटल मास तो m ही होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। तो ये बन गया 1/m dm क्या रखेंगे, m/2 अल्फा इंटू डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से m और m कैंसिल हो जाएंगे जब ये बाहर आएगा, तो 2 अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा r/2 अल्फा, बाहर आ गया, और अंदर बचा इंटीग्रेशन cos थीटा
डी थीटा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। अब लिमिट देखो कहाँ से शुरू करोगे, तो क्योंकि आप यहाँ से उठा रहे हो तो ऊपर एंगल कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये वाला कंप्लीट एंगल क्या आएगा, अल्फा, और ये एंगल क्या आएगा, अल्फा। तो आप क्योंकि इस सेंस में जा रहे हो तो इधर प्लस अल्फा होगा, इधर माइनस अल्फा होगा। ठीक है, ये सब इंटीग्रेशन के नियम होते हैं, आप सीखेंगे हायर क्लासेस में। अगर आप सेम सेंस में जैसे एलिमेंट लिए हो उस उधर जाओगे तो एंगल क्या लिखोगे, प्लस अल्फा, और जब आप ऑपोजिट जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा। ऐसे इसको करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको आप r बाई 2 अल्फा और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा, लिमिट माइनस अल्फा से प्लस अल्फा। तो इसको लिखो r बाई 2 अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा, यही होगा। अब देखो ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो r बाई 2 अल्फा इज 2 टाइम्स साइन अल्फा, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए, क्योंकि ये माइनस बाहर आ जाएगा ना। अगर मैं इसको ऐसे हटा दूं यहाँ से, देखो ध्यान से, अब आपको साफ दिखने लगेगा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आके ये प्लस हो जाएगा, फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, r साइन अल्फा बाई अल्फा, ये आ गया x सेंटर ऑफ मास, या सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हो कि यहाँ से इतने दूर पर है, तो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या पूछा था, मैंने पूछा था ऐसे आर्क। तो आपने ये जो आर्क है इसके कहाँ से, बिल्कुल सिमेट्री पे आपने डिस्टेंस निकाल के सेंटर ऑफ मास निकाला है। तो मान लीजिए सेंटर मास यहाँ कहीं पर आएगा, इधर आएगा, इसी लाइन पर आएगा, तो वो सिमेट्रिकल लाइन पर आएगा। तो इसका पहले तो सिमेट्री बनाओगे, उसके बाद आप यहां से बता सकोगे कि कितने दूर पर आएगा, ये r साइन अल्फा बाय अल्फा पे आएगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू तो ये कंप्लीट एंगल है, कितना है वो, पाई बाई 2। तो आप क्या लिखेंगे, सेंटर मास, फिर यहां से डिस्टेंस आएगा, ये ऐसे आएगा, ये डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो इसको लिखोगे, r लिख देते हैं, चलो r cm क्या होगा, ये होगा r साइन, पूरे एंगल का आधा है, देखो कंप्लीट एंगल आपने 2 अल्फा लिया, पर यहाँ पे अल्फा आया तो हाफ आया है, ध्यान रखना इसको। तो साइन पाई बाई 2 का आधा क्या हो गया, पाई बाई 4, बाई उतने ही एंगल से डिवाइड कर दो, पाई बाई 4। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक सेंटर मास आ गया। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो इसको आप ऐसे करके डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो कभी भी अगर डिस्टेंस पूछा जाए कि यहाँ से कितने दूर पर होगा, यहाँ से कितने दूर पर होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कोई भी एंगल हो जाए, आप ये चीज उसमें भी लगा सकते थे। देखिए ध्यान से, ये वाला जो रिंग आया था ऐसे, तो क्या ये इसका सिमेट्रिकल लाइन है, हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा था सिमेट्री से इतने डिस्टेंस पर आएगा। अब बताओ इसका एंगल कितना है, कंप्लीट एंगल कितना एंगल है, पाई, पाई का आधा डाल देना है आपको, है ना। तो पाई का आधा डालोगे तो पाई बाई 2 होगा, तो साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1। यहाँ पाई बाई 2 डालो तो आ गया, देखो कितना आ गया, r बाई पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 करोगे तो पाई बाई 2 आ गया, देखो एक बार में आंसर आ गया। तो इसको आपको याद रख लेना है, हर जगह काम आएगा ये। ठीक है, तो एंगल आपका चेंज होगा, यहाँ पर आप क्या डालोगे, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 डालोगे, बिकॉज 2 अल्फा इक्वल टू पाई आ रहा है, यही किया मैंने। ठीक है, तो ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको ये फॉर्मूला अगर याद हो जाए रिंग का तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एंगल पे आ जाए तब प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे अगर यही मैं 60 डिग्री पे दे देता
या 120 डिग्री पे दे देता है ऐसे, तो फिर इंटीग्रेट करके क्यों टाइम वेस्ट करना। उसके रिजल्ट याद रखने का क्या तरीका है, आर साइन अल्फा बाई अल्फा। अल्फा क्या है, हाफ एंगल है, आर्क का हाफ एंगल है, ये ध्यान रखना कि अल्फा इज हाफ एंगल ऑफ आर्क। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगला है सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क क्या होता है, तो सेमी डिस्क मैंने लिख दिया है। पहले डिस्क मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए डिस्क ऐसा शेप है जो रिंग जैसा दिखेगा, लेकिन उसमें अंतर क्या होगा कि पूरे में भरा पड़ा है ना, अंदर में पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है। तो कुछ ऐसा है, ऐसे कंप्लीट भरा हुआ है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट भर सकते हो। तो मैं इसे भर के दिखा देता हूँ जल्दी फटाफट। जब मैं बना रहा हूँ ना, तो इस पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगा। ये हो गया डिस्क। डिस्क का मतलब क्या है, बिल्कुल भरा पड़ा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि क्या कोई सिमेट्री है। इसका टोटल मास m और रेडियस r है, क्या इसमें कोई सिमेट्री दिख रहा है आपको, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी सिमेट्री ये वाली होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा, तो इसका मतलब केवल और केवल y सेंटर मास होगा। x सेंटर मास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं एलिमेंट लेना शुरू करता हूँ। तो ये जो एलिमेंट लोगे ना छोटे छोटे, जब आप इसमें टुकड़ा लोगे, तो आप फिर इसको ऐसे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोटे छोटे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। कारण बताओ, कारण ये है कि आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये कई सारे छोटे 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 रिंग से बना हुआ है। नहीं, इसको आप ऐसे मान सकते हो कि ऐसे एक छोटे छोटे रिंग से बना हुआ है, फिर इसके ऊपर और रिंग आ रहा है, मतलब ऐसे छोटा छोटा छोटे 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 रिंग 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 कई सारी रिंग से भरा हुआ है। तो मैं जब इसको डायग्राम बना रहा था तो देखो ऐसा दिख भी रहा है, देखो ऐसे रिंग बना है, फिर ऐसे रिंग बना है, कई सारे रिंग से बना हुआ है ना, सेम ही रिंग मतलब। तो ये मेरे लिए आसान हो गया। देखो कैसे, क्योंकि मैंने ये जो एलिमेंट लिया है ना, केवल इसका मुझे dm चाहिए और इसकी रेडियस में ले लेता हूँ यहाँ से। तो रेडियस मैंने ले लिया है स्मॉल r, एक रिंग मैंने लिया जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो मैंने क्या किया, एक रिंग ले लिया और इस रिंग की रेडियस ले लिया स्मॉल r और इसका मास ले लिया dm। तो मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो dm चाहिए और क्या चाहिए, y सेंटर मास। ठीक है, तो मैं dm कैसे लिखूंगा ये देखना, dm इज इक्वल टू सिग्मा। इसमें सिग्मा आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। इसकी कंप्लीट एरिया क्या है, तो पाई आर स्क्वायर तो पूरे में था, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, ये सिग्मा हो गया। तो मास के जगह इसको आप मल्टीप्लाई करके रख सकते हो। ठीक है, तो डीएम कैसे लिखेंगे, इतने छोटे का मास कैसे लिखेंगे। तो याद करो मैंने आपको डेरिवेशन के टाइम, उधर थ्योरी देने के टाइम बताया था कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट हो ऐसा, तो इसकी एरिया क्या होती है। तो इसको लिखोगे dm इंटू da, इसकी एरिया लोगे। तो इसकी एरिया क्या होती है बताओ, इसकी एरिया होती थी 2 पाई आर डी आर। याद आ रहा है, ये अगर r रेडियस का है तो, और dr क्या है, इसकी थिकनेस। तो मैंने dr इसकी थिकनेस ले ली है, इसकी थिकनेस dr है ना, समझ में आ ही रहा होगा। जो भी थिकनेस है, बहुत ही छोटी सी थिकनेस है, वो क्या है, dr है। रेडियस क्या है, r है, करेक्ट। तो आप एरिया 2 पाई आर डी आर कैसे लिखते थे, इसको काट के लंबा ऐसे खींच देते थे। 2 पाई आर उसकी लंबाई हो गई, डी आर उसकी थिकनेस हो गई, लंबाई इंटू चौड़ाई। उसी तरह से यहाँ पे आपको काम करना है, पर इसको जब आप खींचोगे तो ये केवल पाई आर लंबा होगा। तो डी ए क्या लिखेंगे, पाई आर डी आर। खींचोगे तो एरिया क्या होगा, केवल पाई आर लंबा होगा।
तो पाई आर डी आर हो गया डी एम। ठीक है, डी एम निकल के आ गया। अब आपको वाई सेंटर ऑफ मास चाहिए, है ना। तो आपको याद है कि पहले मैंने जब डिराइव किया तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वाई तो मुझे पता होती है। क्या होता है उसका वाई? इसका वाई होता है 2r बाई पाई, यही तो था। तो अगर मैं एक रिंग ले रहा हूं जिसकी रेडियस स्मॉल आर है तो उसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? 2r बाई पाई पे आएगा। समझ में आया? तो अब मैं समझ सकता हूं कि जब मैं रिंग लूंगा ना तो मेरे लिए वाई सेंटर ऑफ मास, इसके लिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो हो गया 2r बाई पाई। ठीक, तो इस पूरे मास को आप कहां मान सकते हो? यहां पर है। उसी तरह से फिर एक रिंग लोगे, उसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर कहीं पर आएगा। तो अगर जीरो रेडियस से शुरू करेंगे तो ऐसे 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 होते 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 पूरी रिंग बन के तैयार हो जाएगी और मुझे डिस्क का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो मैं इसी तरीके से इंटीग्रेट करूंगा। देखो कैसे, वाई सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है तो 1/m हो गया इंटीग्रेशन dm इंटू वाई। ठीक है, अच्छा dm की वैल्यू यहां से रखेंगे। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा पाई आर डी आर, और y क्या होगा? 2r बाई पाई। ठीक है, और इधर आपका क्या था? मास। इधर आपका मास था, तो मास को यहां से क्या लिख सकते हो? देख लो, इसको इधर भेज दो, तो इधर भेजने पे क्या होगा? 1 बाई मास है, इसको मल्टीप्लाई करो तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ बाई 2, तो 2 चला जाएगा ऊपर में। आया समझ? मास को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया 1/m को। चलो अब देखो, जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो कैंसिल हो जाएंगी। क्या क्या देखते जाओ। एक तो पाई कैंसिल हो गया इसका यहाँ पे, उसके बाद 2 बाहर आ गया, 2 पहले से था तो 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, सिग्मा बाहर आ गया, और यहाँ भी सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा और सिग्मा कैंसिल, 4 बाई पाई आर स्क्वायर तो यही रह गया। अंदर क्या आया? देखो अंदर आ गया आर स्क्वायर डी आर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसकी लिमिट कैसे शुरू करोगे? आपको रिंग बनाने कहाँ से शुरू करना है? बिल्कुल छोटा सा रिंग से कंप्लीट रिंग, कंप्लीट बड़ा वाला जो रिंग दिख रहा है, तो 0 से आर तक। ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं आ जाओ साथ साथ। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा? 4 बाई पाई आर स्क्वायर, तो 4 बाई पाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? r के पावर में 3 बाई 3। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से r, तो ये r के पावर में 3 हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, तो 4 r क्यूब बाई 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? लिमिट 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये कट गए कंप्लीट, यहाँ पे -2 हो गया। तो आपका क्या आ रहा है? वाई सेंटर ऑफ मास आ रहा है 4r पाई 3 पाई, ये आ रहा है वाई सेंटर ऑफ मास। एक्स सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0, क्योंकि आपका वाई एक्सिस में ही लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है? 0,4r बाई 3 पाई पे। ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ मास आ रहा है। ठीक, तो डिस्क का सेंटर मास कहाँ लाई करता है? इस लाइन पे लाई करता है। कितने डिस्टेंस पे लाई करता है? 4r बाई पाई पे लाई करता है। तो मैं इसको डायग्राम फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये अगर डिस्क है, ऐसे डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ से कितने डिस्टेंस पे? ये डिस्टेंस पे 4 बाई 3r बाई पाई, यहाँ पे लाई करेगा। कंप्लीट मास को कहाँ मान सकते हो? इस जगह पे मान सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई डिस्क की कहानी। ठीक है, डिस्क कुछ ऐसा बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस है जिसमें रिंग, मतलब वो गोल जैसा घुमा हुआ है ना, वो फ्लैट सरफेस ही है, तो उसको आप डिस्क समझ सकते हैं। ठीक, एक सीडी समझ लो, सीडी ऐसे है, उसको बीच से काट दो, उसकी जबकि थोड़ी सी थिकनेस होगी। आपका कॉइन है ना, कॉइन, पतला सा कॉइन बिल्कुल ले लो, उसको बीच, वो एक डिस्क शेप है, उसको बीच से काट दो तो आधा कॉइन जो बनेगा वही है डिस्क। ठीक, नेक्स्ट शेप देखते हैं कैसे होगा। लो, तो अब मैं जो शेप ले रहा हूँ वो यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फीयर ले रहा हूँ। हेमिस्फीयर का मतलब क्या है? आधा गोला, है ना, जो कंप्लीट बॉल होता है, फुटबॉल होता है, या हाँ फुटबॉल की ही बात हो रही है, उसको बीच से काट दो तो ऑल्दो हवा सब निकल जाएगा तो पचक जाएगा, पर ऐसा समझो कि वो एक प्लास्टिक का बॉल था जिसको आपने बीच से काट दिया, तो ऐसी शेप ही है, टेढ़ा है ना, कढ़ाई जैसा,
कढ़ाई को उल्टा कर दो ऐसे, या कटोरा को उल्टा कर दो, वो शेप है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाओ। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से है, यहाँ पर ऐसे है और ऊपर इस तरह से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसकी जो रेडियस है वो r है, इसका जो मास है वो m है। तो अभी भी आपको ये दिख रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसमें सिमेट्री आ रही है। इसको बीच से अगर काट दो ऐसे तो बिल्कुल बराबर बराबर दिखता है दाएं और बाएं साइड। तो ये सिमेट्रिकल आए इस लाइन पे, इसका मतलब सेंटर मास केवल y एक्सिस में ही आने वाला है। फिर से y सेंटर मास ही आएगा, x सेंटर मास इसका 0 हो जाएगा, इसी पर सेंटर मास आने वाला है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखो, इस बार इस अप्रोच डिफरेंट होगा। इसको जब आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से ऐसे देखोगे ऐसे है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि ऐसे छोटे छोटे कई सारे सर्कल बने हुए हैं, ऐसे सर्कल से ही बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो मैं एक ऐसे सर्कल ले लेता हूँ जो ऐसे पीछे से घूम रहा होगा, जिसकी थिकनेस कुछ ऐसी होगी, पीछे से घूम रहा होगा, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो ये तो कंप्लीट है, ये रिंग चूड़ी जो कंप्लीट है, आधी है नहीं कंप्लीट है, क्योंकि पीछे से भी तो घूम रहा होगा ना वो, तो कंप्लीट है। तो इसका सेंटर मास तो इसके सेंटर पे ही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल ऐसे। तो मैं इसको यहाँ अलग से बना देता हूँ, देखो मैंने क्या बनाया, ऐसा बनाया एक यूं, ठीक है। इसकी थिकनेस बहुत ही पतली सी है, बहुत पतली सी है ऐसे। तो इसका सेंटर मास तो यही आएगा ना, सेंटर पे आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने निकाला ना यहाँ से काट के, इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो इसका सेंटर मास यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर है अगर, तो आप देख कहाँ रहे हो, आपका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन तो यहाँ है। तो आपको यहाँ से हर चीज़ बताना पड़ेगा। ये हो गया y। तो आपके लिए y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ये क्या होगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर आप इसको एग्जामिन कर रहे हो, ठीक है। तो ये थीटा एंगल हो गया, और ये जो थिकनेस है ये यहाँ पर डी थीटा बना रहा है। इसकी ये जो चौड़ाई है वो ऐसे ऐसे बना रहा है। तो यहाँ से आपने थीटा लिया और ये इसका डी थीटा हो गया। तो ये जो थिकनेस है ना, ये इस डी थीटा के अंदर आ रहा है। तो देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे कंप्लीट। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें इस छोटे से सर्कल का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। इसकी वैल्यू इस कैपिटल आर के टर्म्स में क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें ये आपका कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये वाई है। तो इसको इसके भाषा में कैसे लिखेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल इधर थीटा है। तो ये थीटा है, तो 90 डिग्री थीटा के सामने वाला जो होता है वो आर साइन थीटा होता है। तो आर साइन थीटा हो गया ये, और ये क्या बन गया, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा, और वाई को क्या लिखोगे, आर साइन थीटा। तो चलो वाई मेरा निकल के आ गया। अब मुझे डीएम चाहिए। डीएम का मतलब क्या होता है, डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज नहीं होता है, डीएम आजकल चल रहा है आप लोगों की भाषा में। तो ये जो डीएम है वो इतने में जो रेट मास है ना वो बताना है आपको। तो डीएम आओ निकाल लेते हैं। उसके लिए आपको सिग्मा डिफाइन करना पड़ेगा। तो सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया। इसका एरिया क्या है, अगर कंप्लीट गोला होता, कंप्लीट अगर स्फीयर होता तो आप 4 पाई आर स्क्वायर लिखते, पर ये आधा है तो आप क्या लिखेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया सिग्मा। अब डीएम कैसे लिखेंगे, डीएम होगा इतने का मास। तो अब इसमें कंप्लीट लेना है आपको, तो आप लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए क्या होगा, 2 पाई आर डी आर, और आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर कॉस थीटा। तो 2 पाई आर डी आर आप लिख लेंगे और आर कॉस थीटा के टर्म्स में लिख लेंगे। लेकिन आपके लिए डी आर एक नया टर्म्स हो गया, ये है डी आर, है ना। उसको कैसे लिखोगे, तो डी आर को लिखेंगे इसके टर्म्स में,
देखो ध्यान से, ये वाला डी आर कैसे निकलेगा, वो आर्क लेंथ है ना, छोटा सा वो इसके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है यही तो है। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो इसको लिखोगे आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो देख रहे हो कितनी कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आ रही है। तो एक एक चीज को समझना है आपको, बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो मैं आर को रिप्लेस करूंगा कैपिटल आर कॉस थीटा से, डी आर को रिप्लेस करूंगा कैपिटल आर डी थीटा से, क्योंकि ऐसे इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी आर क्या है वहां पे, आर डी थीटा। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे यूज करते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसके फॉर्मूले को लिखेंगे। तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 1/m। क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यूनिफॉर्म है, एक समान है, बिल्कुल एक जैसा है। तो 1/m इंटीग्रेशन dm इंटू y। ठीक है, बस यही हो गया। डिनोमिनेटर वाला तो मैंने बाहर ही ले लिया था। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इसको नहीं ले सकते बाहर, है ना। तो यहां से m को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। उसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ लिख दिया आपने सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, dm की जगह यहां से रखेंगे, तो सिग्मा 2 पाई आर और ये आर, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, है ना, इंटू वाई वाई क्या है, वाई है आर साइन थीटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे आर साइन थीटा। तो एक नया इंटीग्रेशन आप फिर से सीखोगे, यहाँ पर देखना ध्यान से। तो ये देखो, ये बाहर आ जाएगा, कौन कौन से कटने वाले हैं, तो ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएंगे। सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गए कंप्लीट। ठीक है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक आर, जिसको बाहर ले लेंगे, और क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। ठीक है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से। तो आर आ चुका है बाहर, डिनोमिनेटर वाले के सब खत्म हो गए। अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो मैं आपको इंटीग्रेशन इस तरह के करने का तरीका बताता हूँ। इसको आप ऐसे फॉर्मूले में लेकर आ जाओ जो आपको पहले से पता है। जैसे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मुझे पता है साइन 2 थीटा होता है, तो इसको मैं बना देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पे 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट साइन 2 थीटा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया r/2, और अंदर क्या हो गया बच्चों, अंदर हो गया साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब सही है। अब आपको थीटा की लिमिट रखनी है, तो आपको शुरू करना है यहाँ से रिंग बनना शुरू हुआ, और रिंग बनते 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 ऊपर तक जाएगा। तो कितने डिग्री तक रोटेट करोगे, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कंप्लीट रोटेट होगा तो 0 से पाई होगा। नहीं, जब आप थीटा एंगल पे थे तो आप दोनों ही साइड कवर कर चुके थे। इसका मतलब आप अगर यहाँ से रिंग बनाना शुरू करोगे तो एक रिंग ऐसे बनेगी, फिर एक रिंग ऐसी बनेगी, फिर एक रिंग ऐसी बनेगी, फिर एक रिंग ऐसे बनेगी, फिर एक रिंग ऐसे बनेगी, ऐसे बन जाएगी। तो इसका मतलब आप यहाँ से यहाँ ही तो आए, यहाँ तक ही आए। जब आप यहाँ बनोगे रहोगे तो आपको तो यहाँ पे एक रिंग दिखाई देगा, और जब आप यहाँ रहोगे तो यहाँ रिंग दिखाई देगा। इसका मतलब कंप्लीट तो आपने कवर कर ही लिया। इसका मतलब एंगल आप कहाँ से कहाँ ले जाओगे, 0 से π/2, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, तो चलो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा,
साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई में है, तो उसको आप बाहर ले लोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, तो जो भी इसका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। नियम देख लेना पीछे जो कैलकुलस चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, आप देख सकते हैं। ये 2 थीटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है, 1/2 हो गया, और अंदर क्या आ गया, माइनस कॉस थीटा, 0 से π/2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा ही होगा ना, 2 थोड़ी जाएगा यहाँ से, 2 यहाँ भी होगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा, और 2 यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। नियम अपना देख लेना, यहाँ मैंने a रख कर लिखवाया था, साइन ax dx का इंटीग्रेशन होता है 1/a माइनस कॉस ax, तो a तो यहाँ रहेगा ही। चलो सॉल्व कर लो, तो r/4 हो गया, और यहाँ क्या रखोगे, माइनस कॉस, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो cos 2 π/2, तो कैंसिल होके पाई हो गया, माइनस कॉस 0 रखोगे तो 0 ही बनेगा, है ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो किसी से, वो 0 ही रहेगा, और ये पूरे में ब्रैकेट। तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली, बहुत ही केयरफुल होकर देखना है आपको। कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, -1, एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस +1 हो गया, इसका आंसर क्या होगा 1, पर यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, इसका मतलब यहाँ भी +1 आ रहा है, यहाँ भी +1 आ रहा है, तो +1 क्या हो गया, +2 हो गया। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1, कंप्लीट का आंसर, क्योंकि आपने ये 2 बाहर निकाल लिया था ना, या केवल साइन थीटा 2 थीटा की बात करोगे तो 1/2 होता है, ऐसे समझ लो। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। चलो तो इसका आंसर आ गया, इस पूरे का आंसर आ गया 2, क्योंकि ये हो गया +1, ये भी हो गया +1, ये 2 है, ये r/4 है, तो आंसर क्या हो गया, r/4 इंटू 2, कैंसिल हो गए, तो आंसर इज r/2। अरे तो बहुत ही आसान और सिंपल सा नंबर आ गया। तो सब कुछ आपको याद रखना है, इसको इंटीग्रेट बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो हॉलो हेमिस्फीयर, आधा गोला पूरा जो कंप्लीट है, वो जो कटोरे जैसा शेप का है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर कितने डिस्टेंस पे, इस रेडियस का आधा, बिल्कुल यहाँ पे r/2 पर सेंटर ऑफ मास आता है। बस ये याद रखना आपको, बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे इंटीग्रेट हो रहा है ये मैंने आपको दिखा दिया, कैसे आया r/2 ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो देख रहे हो शेप चेंज हो रहा है, और सभी का आंसर भी अलग अलग आ रहा है, तो कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगेगा। इसका लास्ट में मैं एक समरी बना के दे दूंगा आपको। अब मैं इसी चीज को हॉलो के जगह सॉलिड कर दूंगा, भरा होगा, है ना। जैसे आप एक तरबूज को काट रहे हो, वाटरमेलन को काट रहे हो, तो पूरे में भरा हुआ है ना, पूरे में अंदर में भी भरा हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखना है। तो बस अंतर ये होगा कि इसमें बिल्कुल एरिया को लिए थे, क्यों लिए थे, क्योंकि उसके पूरे सरफेस में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आपने सरफेस मास डेंसिटी लिया था। लेकिन अगर आप वाटरमेलन लोगे तो उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे अंदर में भरा हुआ है ना। तो पूरे वॉल्यूम में अगर होगा तो इसको आपको वॉल्यूम मास डेंसिटी लेना पड़ेगा। रिंग में आपने देखा था तो उसमें उसके पूरे लाइन, मतलब उसके लेंथ में केवल मास था, इसलिए मैंने लैम्डा लिया था। यहाँ मैंने एरिया क्यों लिया, क्योंकि पूरे सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। चलो नोट डाउन कर लो, फिर मैं सॉलिड अभी सॉल्व करता हूँ। यही करते हैं इस बार, सॉलिड हेमिस्फीयर है, मतलब पूरा भरा पड़ा है अंदर, ठीक है। तो एम और आर है। फिर से आपको मैं वही चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, तो सिमेट्री होने का मतलब है केवल वाई एक्सिस में ही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 होगा, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस में आने वाला है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो आप डिस्क में क्या किए थे, छोटे 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 रिंग से आपने उसको बनाया था। यहाँ पर आप छोटे छोटे हेमिस्फीयर सोच सकते हो, ऐसे छोटे 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 कटोरा बना हुआ है, बहुत सारे ऐसे हेमिस्फीयर से बना हुआ है ये। तो इसका मतलब अगर मैं एलिमेंट लूंगा, एलिमेंट यहाँ से लूंगा, तो अगर मैंने ऐसे एक एलिमेंट लिया ये वाला, तो ये जो एलिमेंट है ये इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप हेमिस्फीयर होगी, है ना, खोखला हेमिस्फीयर, ऐसे ऐसे बनेगा।
ऐसे छोटा सा, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस स्मॉल आर हो गई, ठीक है, स्मॉल आर हो गई। अब इस स्मॉल आर रेडियस का मास क्या होगा ये देखना होगा। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो गया पता है, मेरे लिए क्वेश्चन हो गया कि एक स्मॉल आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का ऐसे खोखला है ऐसे, जो डीएम मास है, डीएम मास जिसका आर रेडियस है, उसका सेंटर मास मुझे पता है कहाँ है, वो r/2 पर होगा, है ना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, बहुत ही छोटा सा हेमिस्फीयर है, छोटा सा, जिसका मास क्या है डीएम। अब मुझे डीएम चाहिए क्योंकि वाई तो मैंने निकाल लिया, यही तो इसका वाई होगा, वाई क्या होगा, इसके रेडियस का आधा होगा। इसका मतलब आपको वाई सेंटर मास आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका सेंटर मास, इस पूरे डीएम का सेंटर मास कहाँ आएगा, r/2 पर, यहाँ पर आएगा। ऐसे ऐसे छोटे 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 कई सारे ऐसे कटोरे से बना हुआ है जिसका सेंटर मास वो जो नया आप बना के लाओ रहे कटोरा, उसके रेडियस के आधे पे होगा, सही है। तो डीएम पहले लिखना होगा, तो उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा रो। रो क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, पूरा होता तो 4/3 पाई आर क्यूब होता, आधा है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है ना। अब डीएम कैसे लिखोगे, तो डीएम लिखते थे रो डीवी से। मैंने आपको सिखा रखा है पहले कि अगर एरिया सिग्मा लोगे तो सिग्मा इंटू डी ए करोगे, रो लोगे तो रो इंटू डी वी करोगे, लैम्डा लोगे तो लैम्डा इंटू डी एक्स करोगे, तो यहाँ रो इंटू डी वी होगा। डी वी का मतलब क्या हुआ, इतने का वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, क्या 2 पाई आर स्मॉल 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा, आंसर इज नो, क्योंकि पूरे में थोड़ी ना भरा हुआ है। अगर आप स्मॉल आर क्यूब ले लो तो पूरा ही गोला बन जाएगा, नहीं, वो छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा आपने ऐसे कर्व निकाला है, बहुत ही छोटा सा, जिसकी शेप हेमिस्फीयर जैसी हो रही है, जिसका मास केवल और केवल छोटे से पोर्शन में है। तो आप इसको कैसे लोगे, ये डीएम के लिए ये डी आर रेडियस, ये डी आर इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है ना। तो आर इसकी रेडियस है और डी आर इसकी चौड़ाई है, डी आर इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसकी शेप रिंग जैसी नहीं है, इसकी शेप ऐसे ऐसे है, कर्व है ना, ऐसे कटोरे का एक छोटा सा पोर्शन आप ऐसे पतला सा काट के निकाल लो, वही है ये। तो ये डी आर है, ठीक है ना, डी आर है। तो डी वी कैसे लिखेंगे, तो आप एक तरीका सीख लो, इसको लिखते हैं एरिया इंटू थिकनेस, ये आपको काम आएगा 12th में भी। एलिमेंटल वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। अब इसका एरिया क्या होगा, तो हेमिस्फीयर का एरिया तो मुझे पता है क्या होगा, हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया तो मुझे पता है। पूरे का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का होता है 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या होगा डी आर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये हो गया डीवी। अब समझो, अब समझो मुझे डीएम रिप्लेस करना है, तो डीएम क्या लिखूंगा मैं, डीएम लिखूंगा रो इंटू डीवी। डीवी क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब मुझे y चाहिए, y क्या है r/2, ये y हो गया, ठीक है। तो आपको dm पता है, y पता है। अब आप कैसे निकालोगे सेंटर ऑफ मास, तो y सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू y बाई, क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन dm को क्या लिखेंगे, m लिख देंगे कंप्लीट, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसीलिए कर रहे हो, ये हर बार नहीं आएगा, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं लिख सकते आप, कोई इंटीग्रेशन dm करना होगा। तो m यहां से क्या लिखेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो m क्या आया देखो, ये इधर चला गया ना, तो डिनोमिनेटर में लिखोगे रो इंटू 2 पाई आर क्यूब, 3 चला गया ऊपर, ठीक है। अंदर क्या आएगा इंटीग्रेशन के डीएम, डीएम क्या है ये है, तो रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू वाई, वाई क्या है r/2, r/2, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो
इसमें से रो बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई और रो को काट लेते हैं ना, तो रो चला गया, 2 पाई भी चला गया। ठीक है, मैंने वैसे बाहर लेने वाला स्टेप हटा दिया। अब बचा क्या यहाँ पे 3 और कुछ, हाँ 2 भी बाहर आ गया, ये 2 भी बाहर आ गया, सही है। और यहाँ क्या है, आर क्यूब है, आर क्यूब। ठीक है, अब अंदर क्या है वो देखना ध्यान से, तो अंदर है आर स्क्वायर डी आर। अब देखो लिमिट कहाँ से शुरू करोगे, तो आपने स्मॉल रेडियस लिया, शुरू कहाँ से करोगे, 0 से, कितने रेडियस तक, आर रेडियस तक, तो इसको 0 से कैपिटल आर रेडियस तक। ठीक है ना, तो लिमिट अपने हिसाब से चेंज हो रहा है, कभी एंगल के हिसाब से डाल रहे हो, कभी 0 से π/2 डाल रहे हो, कभी 0 से पाई डाल रहे हो, कभी रेडियस डाल रहे हो, तो ये अपने कैलकुलेशन के हिसाब से चेंज होता रह रहा है। ठीक है, अब ये आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन तो पता ही आपको, आर क्यूब होता है, आर क्यूब बाई 3, तो 3/2 आर क्यूब, और यहाँ पे हो गया, सॉरी एक मिस्टेक हो गया, आर स्क्वायर प्लस इंटू आर करोगे तो आर क्यूब होगा ना, यहाँ पर आर क्यूब मैंने बोला, लिख दिया आर स्क्वायर, आर क्यूब। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, आर के पावर में 4/4, तो ये हो गया आर के पावर में 4/4 फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, अब ये 4 इधर आ गए, 8 बन जाएगा, और ये आर के पावर में 4 बन जाएगा, तो देखो क्या हो गया आंसर, y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 4, 4 2 जा 8 हो गया, 8 आर क्यूब है और आर के पावर में 4 है ना, ये आर क्यूब और ये आर के पावर में 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आर आ गया। तो व्हाट इज y सेंटर ऑफ मास, 3/8 आर, 3/8 आर। तो y सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा बच्चों, तो y सेंटर ऑफ मास आएगा इसका यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास किस जगह पर है, 3/8, 3/8, आपको ये सब याद कर लेना है, 3/8 आर। ठीक है, तो आप सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेट करवाओगे, तो 0,3/8 आर पे, किसके लिए है, सॉलिड के लिए, हॉलो के लिए क्या होगा, r/2 होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको केवल स्टेप्स सिखाने के लिए बताया है, बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपको फाइनल रिजल्ट सभी के याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप लेके चलते हैं, कोन का देखते हैं, कोन है ना, कोन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास, है ना, सॉलिड कोन को शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु है ये, और ये एक सॉलिड कोन है। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो ये इसकी सिमेट्री दिखाई दे रही है, ये सिमेट्री है, इसका मतलब y सेंटर ऑफ मास ही केवल आने वाला है, x सेंटर ऑफ मास इसका इसमें भी 0 है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल बॉडी है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम समझो यहाँ क्या दे रखा है, ये इसकी रेडियस है कैपिटल R, और ये इसकी हाइट है कैपिटल H। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इस शेप का निकालना है जिसका टोटल मास m है। तो आपको दिख रहा है मास पूरे वॉल्यूम में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए हम आपको कौन सा एलिमेंट लेना होगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ठीक है, तो आपको रो डिफाइन करना पड़ेगा, तो रो इक्वल्स टू क्या होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये कोन का वॉल्यूम हो गया, तो मास बाय वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब मैं एलिमेंट लूंगा, कैसे लें, कैसे सोचना है, यही सब आपको मैं डेरिवेशन में से सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं यहां से लेना चाहता हूं, इधर से, तो इधर से मैंने y हाइट नीचे जाकर एक dy एलिमेंट निकाल लिया, dy, ये है dy। और आपको मैं बता दूं कि ये जो dy है इसकी शेप क्या है, इसको इमेजिन करो। तो क्योंकि ये ऐसे कोन है और आप ऐसे dy एलिमेंट का काट के निकाल रहे हो, तो ऑफ कोर्स ये कैसी बनेगी, एक डिस्क के जैसी बनेगी, है ना, ऐसे कंप्लीट। तो मैं इसका शेप यहाँ बना के दिखा देता हूँ इस जगह पे, तो आप जब ऊपर से देख रहे होंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा।
और इसकी थिकनेस ऐसे, ठीक है। तो ये है कंप्लीट। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर ये इस डिश शेप की है, तो यहाँ से यहाँ की रेडियस अगर स्मॉल आर है, वही इसकी भी रेडियस होगी ऐसे स्मॉल आर, ठीक। और इसकी थिकनेस क्या होगी? इसकी थिकनेस होगी डी वाई, डी वाई इसकी थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा? इसका सेंटर मास तो इसके सेंटर पे ही लाई करेगा, सही है। तो अब यहां से मेजर कर रहा हूं, ओके। तो आपका y क्या होगा वो निकालना है। तो y को y छोड़ दे, और r और y के टर्म्स में आपको एक रिलेशन चाहिए होगा, ठीक है, ओके। तो देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले तो आपको dm निकालना है। dm क्या होगा? रो इंटू dv। रो तो यहां पर है, dv क्या होगा? इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम लिखने का तरीका आपको मैंने सिखाया, एरिया इंटू थिकनेस। तो इसकी एरिया क्या होगी? इसकी एरिया तो हो गई पाई आर स्क्वायर, और थिकनेस क्या होगा? डी वाई। थिकनेस क्या हो गया? डी वाई। पर ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ आर है, यहाँ डी वाई है। तो इसके लिए आपको आर को वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करना होगा, कुछ शेप आपको निकालना होगा। देखो ध्यान से। तो क्या यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है? ये बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। इसका नाम लिख दें क्या? ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ठीक है। तो मैंने ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, देखो ध्यान से, ऐसे बनाया। ये क्या है? ओ, ये क्या है? बी, ये क्या है? ए, और यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बनाया जिसका नाम है सी, और ये है डी। तो सी डी की वैल्यू आर है, ओ बी की वैल्यू कैपिटल आर है, ए सी की वैल्यू वाई है, और ए ओ की वैल्यू एच है। देखो डायग्राम में समझ में आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन शुरू हुआ कि आर भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, पर ये इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आर को वाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ कर सकते हैं या ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज़ करूँगा? ये जो थीटा है, इसका टेन थीटा क्या लिखोगे? तो टेन थीटा लिखेंगे आर बाई वाई, और इस बड़े से ट्राइंगल में टेन थीटा क्या लिखोगे? तो बड़े से ट्राइंगल में टेन थीटा हो गया आर बाई एच। तो दोनों तो बराबर ही होंगे। या अपना आप सिमिलर ट्राइंगल भी लगा सकते थे। क्या लगाते? दिस आर बाई आर इक्वल्स टू दिस वाई बाई एच, है ना। सिमिलर ट्राइंगल भी यूज कर सकते थे आप। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल आर की वैल्यू हो गई आर बाई एच इंटू वाई, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से इसमें डाल दो। तो यहाँ डालने पे डीएम क्या हो जाएगा? रो इंटू पाई इंटू आर बाई एच का होल स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इंटू वाई स्क्वायर, है ना, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी वाई। ये हो गया डीएम। तो क्योंकि यूनिफॉर्म है, तो अब जब आप वाई सेंटर मास लिख रहे होंगे तो उस समय आप इसको मास को बाहर ले सकते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू वाई लिख सकते हैं। तो y के टर्म्स में ही बात हो रही है, तो इसको रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं है ना। y तो y रहेगा, बस आपको dm यहाँ पे लिखना पड़ेगा। dm क्या लिखेंगे? यहाँ से दे लिख लीजिए, और m को रिप्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, m। तो m क्या होगा? यहाँ से देखो, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा? रो, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करो, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 है, तो 3 चला गया ऊपर,
और dm में यहाँ से रख लो, तो मैं बाहर निकाल लूँ इसको कांस्टेंट को, रो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, तो r स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाहर आ गया, वाई स्क्वायर डी वाई रहा, अंदर क्या रहा, वाई स्क्वायर डी वाई, लेकिन साथ ही साथ एक और y है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिमिट बताओ, लिमिट आप यहाँ से शुरू कर रहे हो और यहाँ खत्म कर रहे हो, तो 0 से लेकर h तक, तो y इक्वल्स टू 0 टू कैपिटल H। ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल कर लीजिए, क्या क्या कैंसिल होगा, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर, रो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो 3 बाई एच क्यूब हो गया ये, तो ये हो गया 3 बाई एच और एच मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा एच क्यूब। ठीक है, अब ये है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब हो गया ये कंप्लीट, वाई क्यूब हो गया, तो वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई के पावर में 4 बाई 4, 0 से h, समझ में आ रहा है। अब आप लिमिट रख दीजिए, तो 3 बाई एच क्यूब इंटू एच के पावर में 4 बाई 4, तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से कंप्लीट, यहाँ आ जाएगा -3, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया 3 बाई 4 h। इसका मतलब y सेंटर ऑफ मास ऊपर से 3 बाई 4 h पर होगा, तो फिर नीचे से कितने हाइट पर होगा, इसको भी आप साथ ही साथ याद रख लीजिए। तो कोन, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास ऊपर से कितने हाइट पर होता है, ऊपर से होता है 3 बाई 4 h, 3 बाई 4 h पर होता है, और नीचे से कितना हाइट पर होता है, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास नीचे से कितना हाइट पर होता है, तो नीचे से होगा h बाई 4। ठीक है, लेकिन ये आंसर किसका है, ये है सॉलिड कोन का आंसर है, ये है सॉलिड कोन का आंसर, मतलब भरा हुआ कोन है ना, शंकु, भरा हुआ कोन। अब मैं नेक्स्ट करके दिखाऊंगा जिसमें ये खुला रहेगा, खोखला रहेगा। ठीक, तो ये डेरिवेशन समझ में आ गया आपको, 3 बाई 4 h पर होता है, नए हर सब में नए प्रकार के इंटीग्रेशन सीख रहे हो आप, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इंटीग्रेशन, आप बार बार कर रहे हो, लेकिन आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है। स्टेप्स भी अगर याद रख पाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब ये नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा ना आपको, तब ये सब हेल्प करेंगे वो, क्योंकि जब इसको इंटीग्रेट करोगे अलग से करना पड़ेगा, है ना, तो उस समय आप इसको जो मैंने 1/m डायरेक्ट लिख दिया ना, ये नहीं कर पाओगे, अगर यूनिफॉर्म है तभी कर पाओगे इसको, m को बाहर। ठीक है, तो अब समझो मैं अब नया जो करने वाला हूँ वो हॉलो कोन करने वाला हूँ, खोखला कोन। लेकिन खोखला कोन करने से पहले कुछ ज्योमेट्री के बारे में समझ लेते हैं, खोखला कोन बनेगा कैसे। तो क्या मैं ऐसे समझ सकता हूं कि एक ट्रायंगुलर प्लेट है, क्या है ये, ट्रायंगुलर प्लेट, ये प्लेट है जो ट्रायंगल के शेप का है। अगर मैं इसका सेंटर मास निकाल लूं, इसका सेंटर मास कहीं पर अगर होगा, तो मैं इसको अगर ऐसे फोल्ड कर देता हूं ना, ऐसे मोड़ देता हूं, तो ये हॉलो कोन ही तो बनेगा। इसका मतलब ट्रायंगुलर प्लेट का जो आंसर है वही हॉलो कोन का आंसर होगा। ठीक है, तो आप कभी वो बर्थडे वाला हैट जब पहनते हो, बर्थडे कैप, तो वो अंदर से खाली होता है ना, वो खोखला रहता है कोन। तो वो जो कोन है, वो कोन का बनावट कैसा होगा सोचो, अगर आप उसको पिन लगा होता है, उसको अगर आप खोल दो तो वो खोल के कैसा बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही हॉलो कोन का होगा। तो मैं हॉलो कोन का डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, प्लेट का कर रहा हूँ, फिर हॉलो कोन का भी वही आंसर बता दूंगा आपको। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो आइए करते हैं आगे। यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास या फिर हॉलो कोन का, सेम ही आएगा दोनों का आंसर, है ना। तो ये ऐसा मान लीजिए कि एक प्लेट है, प्लेट में ऐसे ट्रायंगुलर शेप का प्लेट बना हुआ है। तो ये इस तरह बना हुआ है कि जब आप इसको ऐसे मोड़ देंगे ना, ऐसे बना देंगे, तो ये बन जाएगा एक हॉलो कोन। ठीक, तो इसीलिए मैं ये वाली डिस्टेंस को ले लेता हूँ,
यहाँ से यहाँ तक r, जो कि रेडियस ऑफ कोन बनेगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये ले लेते हैं h, ठीक है, ये h है। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो वही काम करेंगे जो उसमें शुरू किया था हमने। आपको समझ में आ रहा है कि ये सिमेट्री है तो केवल y सेंटर ऑफ मास ही आएगा। तो यहाँ से एक y डिव नीचे जाकर dy निकाल लेंगे, ठीक है, ये dy निकाल लेंगे। ये dy चौड़ाई हो गई इसकी, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, r है। तो अंतर ये रहेगा कि अब ये डिस्क नहीं कटेगा, ये क्या कटेगा, एक चौड़ा ऐसे कुछ कटने वाला है। कैसा बन रहा है ये, एक ट्रायंगल इस तरह का बन रहा है, केवल ऐसे ऐसे बन रहा है। तो इसकी लंबाई क्या है, 2r, यहाँ से यहाँ तक, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है dy, ठीक है ना। अब सुनो, इसमें जो मास है क्या वो पूरे वॉल्यूम में है, नहीं है, वो केवल उसके सरफेस में है ना, उसके केवल बाहर बाहर जो सरफेस है उस पर ही है। तो इसीलिए आप क्या लोगे यहाँ पे, सिग्मा लोगे। तो सिग्मा को कैसे लिखेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू मास बाय एरिया। अब आप एरिया के पीछे परेशान मत होना, एरिया ही होगा, ठीक है, कंप्लीट एरिया, ये टोटल एरिया। मैं इसके एरिया के बारे में बात करूंगा। तो ये dm क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए क्या होगा, dA होगा 2r इंटू dy। अब देखो इसको रिप्लेस करते हैं, आ जाओ, सिग्मा सिग्मा ही रहने देते हैं, dA यहाँ से रखो, तो 2r dy। अब फिर से ये r है जो आपको परेशान करेगा इंटीग्रेट करने में। तो r और y के बीच में तो हमने रिलेशन निकाल रखा है अभी, याद करो, मैंने ऐसे ट्रायंगल लिया था एक, यहाँ पे r लिया था, यहाँ पे कैपिटल R लिया था, ये y लिया था, और ये h लिया था। तो क्या रिलेशन आया था, y यानी r बाई y, है ना, r बाई y इक्वल्स टू r बाई h। व्हाट इज r इक्वल्स टू r बाई h इंटू y। इसको यहाँ रख दीजिए, तो सिग्मा इंटू 2 इंटू r बाई h इंटू वाई डी वाई। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, तो ये dm आ गया। तो ये छोटा सा ऐसे एलिमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। अब सुनो, तो अब सुनो क्या मैं सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको ये लग रहा है कि एरिया में क्या लूँ, बस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि ये चेंज हो रहा है, तो मैं जो बार बार इंटीग्रेशन dm को बाहर निकाल के m कंप्लीट ले लेता था, अब मैं उसको इंटीग्रेट करके निकाल लूँगा। इसमें क्या है, तो इंटीग्रेशन dm कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन dm क्या आएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन करने वाले, तो ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं। तो क्या होगा, 2 सिग्मा r बाई एच बाहर आ गया, इंटीग्रेशन y dy। कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से h तक, ठीक। तो dm का इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2 सिग्मा r बाई एच इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2, 0 टू h, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 सिग्मा r h इंटू एच स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, h कैंसिल। तो मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, सिग्मा इंटू r इंटू h, ठीक है, सिग्मा इंटू r इंटू h। अगर आपको नहीं, आपको इंटीग्रेशन से नहीं अगर क्या करना, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होता है, आप इंटीग्रेट कर लो, अपना इंटीग्रेशन टोटल मास निकाल लो। कन्फ्यूजन अगर आपको ये लग रहा है कि एरिया क्या लेंगे, उसके लिए आपको ये इंटीग्रेशन कर लेना, अगर कन्फ्यूजन है तो। नहीं तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया ले सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप इसको, बेस क्या बन जाएगा, ये 2r बन जाएगा बेस, सही है, बेस 2r, और हाइट कितना है h। तो क्योंकि यूनिफॉर्म है तो आप इसको लिख सकते थे इसमें, तो m बाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 2r, 2 और 2 कैंसिल, तो m बाई आर एच आ गया, तो m इक्वल्स टू सिग्मा आर एच आ गया, ठीक है। तो कंप्लीट मास आ गया, m इक्वल्स टू सिग्मा आर एच, ठीक है। अगर आपको
ये वाला मेथड पता होगा। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आर, हाइट कितना है एच इंटू सिग्मा, तो 2 और 2 कैंसिल हो गए। खैर ये तो डीएम की बात हो गई। अब आते हैं वाई, वाई तो वैसे ही रह गया, तो वाई सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, 1/m या इंटीग्रेशन डी एम वाई बाई इंटीग्रेशन डी एम। इंटीग्रेशन डी एम का आंसर आपने निकाल लिया है, कितना आया सिग्मा आर एच, तो इसको लिख दोगे 1 सिग्मा आर एच। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन डी एम फिर से लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखोगे सिग्मा इंटू 2 इंटू आर बाई एच, ये कांस्टेंट है, इनको बाहर कर दिया मैंने। अंदर में क्या है, अंदर में y और एक और y, तो वाई स्क्वायर डी वाई हो गया फ्रॉम 0 टू h, है ना, एक y ये एक y ये, तो वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब तो समझ गए होगे, काफ़ी बार कर चुके। तो ये क्या बनेगा y³/3 यानी h³/3, तो इसको काट लो, सिग्मा और r, सिग्मा और r कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या आ गया 2/h, इसका आंसर क्या होगा h³/3, तो यहाँ से h और h कैंसिल हो गए। एक h यहाँ भी है, एक h यहाँ भी है, तो ये h² हो गया ना, h², तो h² पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ पर -2 हो गया, तो आंसर क्या आया 2h/3, ये आ गया y सेंटर ऑफ मास। तो आपको सिंपल याद रख लेना है कि हॉलो कोन हो या ट्रायंगल हो, आंसर क्या आएगा 2h/3, और अगर सॉलिड कोन है तो आंसर क्या आएगा 4h/3। तो ये हॉलो है, कहाँ से आएगा, यहाँ से, ये सेंटर ऑफ मास हो गया, कितना आ गया 2h/3, और नीचे से कितने दूरी पर है h/3 पर है, ये क्या है हॉलो कोन। ठीक है ना, ये आ रहा है। ठीक, तो ये हो गई कहानी डिफरेंट डिफरेंट शेप की। तो सबको समराइज करके मैं एक बार यहाँ कॉलम बना के लिख देता हूँ, फिर उसको कॉलम बना के आपको याद कर लेना है। ठीक है, अच्छा, अगर ये ट्रायंगुलर नहीं होता, ये एक स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लिखते, जैसे ये प्लेट है कंप्लीट में, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो सिंपल बता देता हूँ, इसका जो डायगोनल जहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये सिमेट्री ये भी सिमेट्री, सिमेट्री वाले जहाँ मिलते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वहीं आएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, स्क्वायर में भी यही होगा, ये दोनों का डायगोनल जहाँ मिलेगा यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और अगर ये ऐसे है लेंथ, तो इसके सेंटर पे आएगा बिल्कुल, है ना, केवल एक रॉड है तो, लेकिन सारे के सारे यूनिफॉर्म होने चाहिए। ठीक, तो जितने भी मैंने पढ़ाए अभी, उसको एक कॉलम बनाकर मैं सारे आंसर लिख देता हूँ, उसको आप याद कर लेना टेबल बना के। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सारी जो भी मैंने डिराइव किया है उसका समरी, है ना, समराइज कर दिया है। तो रॉड का क्या आया था, L/2 पर आया था। ठीक है, L/2। स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट का क्या आया, तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर शीट का इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल पे आया, यहाँ पे आया सेंटर मास। ठीक है, सेमी रिंग, सेमी रिंग का क्या आया, तो नीचे से 2r/π पे आया। ठीक है, सेमी डिस्क का क्या आया, तो नीचे से 4r/3π पे आया। हॉलो हेमिस्फीयर का क्या आया, हॉलो हेमिस्फीयर का r/2 पर आया था। ठीक है, उसके बाद सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर का नीचे से 3/8 r पे आया था। ठीक है, उसके बाद सॉलिड कोन, सॉलिड कोन पे क्या आया था, सॉलिड कोन पे आया नीचे से h/4, तो मैं नीचे से रेफरेंस लेने वाला हूँ, तो नीचे से h/4 पे आया था। और हॉलो, हॉलो कोन या ट्रायंगुलर प्लेट, हॉलो कोन या ट्रायंगुलर प्लेट का क्या आया था h/3 पे आया था। ठीक है ना, अब इसको करने का ये जो मैंने आपको लिखा रखा है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। जिसमें से ऊपर के दो के तो आसान है, इसमें क्या था, ये तो बीच वाला था, बीच में ही आएगा, और ये भी इसके सेंटर पे आएगा। इसके बाद सारे कंफ्यूजिंग, 2r/π, 4r/π, r/2, 3/8, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसको याद करने का मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ऑल्दो आप भी बना सकते हैं, बट मैं एक ट्रिक बना के आपको बता देता हूँ, तुरंत से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए क्या ट्रिक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये
यहाँ पे ट्रिक बता सकूँ। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, कोन ले रहा हूँ मैं, कोन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड कोन, सी का मतलब सॉलिड कोन, सी। फिर मैं ले रहा हूँ टी, टी का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट यानी कि हॉलो कोन। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एच, एच का मतलब हेमिस्फीयर है ना, हॉलो हेमिस्फीयर, एच का मतलब हॉलो, ऑल तो दोनों तो हेमिस्फीयर ही हैं, तो एच का मतलब हॉलो होगा। ठीक है, अच्छा आर का मतलब रिंग, तो मैं आगे ले रहा हूँ रिंग। ठीक है ना, उसके बाद मैं ले रहा हूँ एस, एस का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर, एस का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर, और डी का मतलब डिस्क, सेमी डिस्क। ठीक है, तो आ गए छः, छः के छः आ गए। ठीक है, तो ये क्या है, कोन, सॉलिड कोन, ये है ट्रायंगुलर प्लेट, ये है हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर, एच का मतलब हॉलो हेमिस्फीयर, आर का मतलब रिंग है ना, सेमी रिंग ही है, कंप्लीट रिंग नहीं है, सेमी रिंग ही है। एस का मतलब सॉलिड हेमिस्फीयर, और डी का मतलब डिस्क। ठीक है ना, तो ये वाले मैंने एक ऑर्डर में लिख रखा है। अब सुनो, क्योंकि आपको पता है कि ये कोन होगा, इसीलिए यहां पर क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। ठीक है, ये भी क्योंकि एक कोन है, इसलिए इसमें क्या आना चाहिए, एच आना चाहिए। ठीक है, एच एच, बाकी सभी में देखो आर 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 है, आर 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 आर। ठीक है, तो वो चीज तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूं, आर। ठीक है, इसमें भी आ जाएगा आर, इसमें भी आ जाएगा ऐसे आर, इसमें भी आ जाएगा ऐसे आर। ठीक है, अब सुनो ट्रिक, ट्रिक देखो क्या है, यहां से चलना शुरू करो, तो 2 3 4। ठीक है, तो रिंग में क्या है 2, इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, डिस्क में कहाँ गया, डिस्क में है 4 न्यूमरेटर में। ठीक है, वही काम आप यहां से करो, तो यहां से क्या करोगे 2 3 4, हो गया। अब थोड़ा सा यहां पे आपको ये याद रखना है, ये ऐसे 2 को ठीक से लिख लेता हूं, ये ठीक है 2 3 4 2 3 4। बस एक एक्स्ट्रा यहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पाई 8 3 पाई, ये आपको ये वाला कॉलम बस याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सब कुछ बिल्कुल सॉर्टेड है। 2 3 4 2 3 4, ये एच आर आर तो आपको पता ही रहेगा, बस एक एक्स्ट्रा ये याद रखना पड़ेगा, पाई 8 3 पाई। अब इसको याद रखने का ये ऑर्डर जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप ये 2 2 3 4 2 3 4 तो गलत हो जाएगा। तो ऑर्डर याद रखने का कहानी बना लेते हैं, आ जाओ। कहानी क्या है, सी टी मतलब सिनेमा टाइम्स, सिनेमा का अगर टाइम्स होगा तो सिनेमा का अगर समय चल रहा है तो कौन से हैंडसम एक्टर का नाम याद आता है, एच आर से कौन सा एक्टर याद आएगा, ऋतिक रोशन। तो ये ऋतिक रोशन, और एस डी में कुछ भी लगा लो, श्रीदेवी, अगर एक मेल है तो एक फीमेल करने के लिए, या फिर आप सनी देओल भी कर सकते हो। तो सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी या सनी देओल, कुछ भी आप कर लो। ठीक है, तो एक बार आप इस ऑर्डर को सेट कर लिए, फिर आप क्या करोगे, यहां से लिखोगे 2 3 4 2 3 4 पाई 8 3 पाई, हो गया खत्म। ठीक है ना, अगर इसको फिर से अपने से बनाना चाहो तो आप इसको बना के देख सकते हो, देखो कैसे, सिनेमा टाइम्स ऋतिक रोशन श्रीदेवी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से शुरू करोगे 2 3 4, यहाँ पे करोगे 2 3 4। आपको पता है ये कौन है, तो यहाँ एच होगा, यहाँ एच होगा, और ये रिंग ये हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ये रिंग है, तो यहाँ भी आर होगा। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, यहाँ आएगा पाई, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 3 पाई, बस ये याद रखना है। यहाँ पे आर 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 लगा दो, देखो तुरंत हो गया। ठीक है, तो आप अपनी भी कहानी बना सकते हैं, अपनी भी ट्रिक निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है, बट मैंने एक बना के बता दिया आपको इसको याद रखने का तरीका। ठीक है, तो जो भी मैंने पढ़ाया उसकी समरी आपको मैंने दे दिया है। इंटीग्रेशन का जो स्टेप्स है वो आपको याद रखना है, कैसे करना होगा, कब, जब नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो
अगर यूनिफॉर्म आ गया तो इंटीग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये जो रिजल्ट है उसको आप डायरेक्ट लगा दो। ठीक, अब क्यों ज़रूरत है सेंटर ऑफ मास का, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको समझा दिया कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो वही वाले पॉइंट पे लगाएंगे या वहाँ पे जो मास है वही एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो जब आप लोकेट कर लेंगे, जब आप लोकेशन मिल जाएगा आपको सेंटर ऑफ मास का, तो फिर आप उस पर काइनेमेटिक्स के सारे चीज़ लगा देंगे, फोर्स NLM जो है, न्यूटन के नियम है, सब लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक, उसके पहले कॉम्बिनेशन हमें करके देखना पड़ेगा। जैसे 2-3 अलग अलग, जैसे मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, इन दोनों को मिलाकर आपको मैंने पूछ दिया, या एक ये ले लिया और एक कंप्लीट ले लिया, उसको मिलाकर मैं पूछ रहा हूँ। तो 2-3 चीज़ें अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट मिलाकर जोड़ दिया जाए तो कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। फिर पढ़ेंगे कि कंप्लीट में से कोई पार्ट को काट के बाहर निकाल दिए तो निकालने के बाद वो कैविटी के साथ जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ठीक है, नोट। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800-2121-799।